नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में है वो हम पढ़ेंगे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। यानी जो हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ रखी है, उस सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इन धातुओं का निष्कर्षण है वो किस प्रकार है वो किया जाता है। यानी शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। बिल्कुल है, हमने पढ़ा है कि सबसे जो अभी सक्रियता श्रेणी है उसमें जो सबसे ऊपर स्थित धातुएं हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। इन्हें अगर कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसा हमने जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले जो धातु है उनका निष्कर्षण के बारे में पढ़ा था। उनमें हमने पढ़ा था कि यदि कोई धातु है उसका कार्बन के साथ उसको गर्म कर लो और यौगिक प्राप्त कर लो, उस यौगिक से धातु ऑक्साइड बना लो, फिर है वो शुद्ध धातु प्राप्त कर लो। लेकिन इनमें है वो ऐसा नहीं है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप इस लाइन को वापस ध्यान से सुनिएगा कि कार्बन है ना, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर, आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर, यानी इनके ऑक्साइड हमारे पास स्थित है। तो इनके ऑक्साइड को यदि कार्बन के साथ गर्म कर दिया जाता है तो कार्बन है वो इनका अपचयन कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं कर सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। यानी ये जितने भी ये धातु है ना, ये जितना अच्छा कार्बन के साथ बंध नहीं बनाते हैं उससे काफ़ी अच्छा है वो ऑक्सीजन के साथ बंध बनाते हैं। तो कार्बन है, कार्बन के साथ ये इतनी अच्छा बंध नहीं बनाते हैं जितना ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं। तो इसलिए इनके जो ऑक्साइड है, इनके ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए कार्बन का उपयोग है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन से अच्छा बंध बनाते हैं जो पहले से इनके साथ बना हुआ है। जैसे ये सोडियम ऑक्साइड है, NaO। तो सोडियम ऑक्साइड हुआ ना, इस सोडियम ऑक्साइड को मान लो ये कह रहा है कि कार्बन के साथ आप अभिक्रिया कराओ और फिर इसे धातु में परिवर्तित कर लो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये जो धातु ऑक्साइड है वो कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ अधिक मतलब प्रबलता से बंध बनाते हैं। इन धातुओं को विद्युत अपघटन या अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब ऐसा हो नहीं सकता, तो अब इसको धातु कैसे प्राप्त करें? तो वो है एक विद्युत अपघटन या अपचयन द्वारा। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को इनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से इन्हें प्राप्त किया जाता है। कैथोड जो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है पर धातु निक्षेपित होती है यानी जमा हो जाती है, कैथोड है जो ऋणावेशित है इलेक्ट्रोड है, इस पे क्या होती है धातु निक्षेपित यानी जमा हो जाती है। एनोड है वो एक धनावेशित है। एनोड क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रोड है जिस पर क्लोरीन मुक्त होती है। ये अभिक्रिया इस प्रकार है। वापस एक बार बता देता हूँ कि कैथोड है वो क्या है आपकी, कैथोड है वो एक ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है जिस पे धातु निक्षेपित होती है। एनोड है वो एक धनावेशित इलेक्ट्रोड है जिस पर क्लोरीन है वो मुक्त होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैथोड पर क्या होता है और एनोड के ऊपर क्या होता है। तो इसके अंदर है आपके कैथोड पर, कैथोड पर जैसे सोडियम है, सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करके N+ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अलग करके, और ये है क्लोराइड जो क्लोरीन गैस का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन या अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। यानी सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम इनसे है फिर वो सीधे अपने को धातुएं हैं उनका विद्युत अपघटन या अपचयन करके धातुएं प्राप्त होती है। उसके बाद जो आता है वो है धातुओं का परिष्करण, कि धातुओं का परिष्करण है वो किस प्रकार होता है। तो देखते हैं धातुओं का परिष्करण। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। यानी यदि हमने जैसे जो धातु ऑक्साइड है उसका अपचयन किया, यानी कैथोड पे जो आपके धातु निक्षेपित हुई, एनोड पे जो क्लोरीन गैस मुक्त हुई, जो कैथोड पे आपके धातु निक्षेपित हुई है ना, वो धातु आपको शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होगी। वो धातु शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होगी, उसके अंदर कुछ अपद्रव्य होंगे यानी अशुद्धियां होंगी जिन्हें हटाने पर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। अब जो उपरोक्त प्रक्रिया से जो हमें धातु प्राप्त हुआ है वो शुद्ध तो नहीं है। अब उसे शुद्ध प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? विद्युत अपघटनीय परिष्करण
विधि का है वो उपयोग किया जाएगा, उसकी सहायता से शुद्ध धातु है वो प्राप्त किया जाएगा। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटन परिष्करण है। अब ये विद्युत अपघटन परिष्करण होता क्या है, तो वो चलिए देखते हैं। विद्युत अपघटनीय परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकल। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वो मैं छोड़ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट करना है कि जी ये टिन है, टिन का प्रतीक क्या होता है। जिस प्रकार कॉपर का Cu होता है, जिंक का Zn होता है, उसी प्रकार इस टिन का प्रतीक क्या होता है, आप कमेंट है वो ज़रूर करिएगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप है वो अपनी बुक, पुरानी बुक के अंदर जांच पड़ताल करके आप ज़रूर है वो इसका प्रतीक है कमेंट करिएगा कि टिन का प्रतीक ये होता है। तो देखते हैं, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड, यानी जो उपरोक्त विधि से हमें धातु प्राप्त हुआ था उस धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। जैसे ये है, ये शुद्ध धातु की पतली परत है, इसे कैथोड बना दिया। और ये एनोड किसको बनाया है, जो उपरोक्त हमें प्राप्त हुआ था ना धातु, उसे एनोड बना दिया। यानी एनोड है वो अशुद्ध है, कैथोड है वो शुद्ध धातु है, बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार से है वो व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत अपघट्य से जब इसके अंदर है वो धारा, यानी इसके अंदर डाला क्या है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन है वो डाला है, कॉपर सल्फेट का विलयन है वो डाला गया। और जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित, इस पे जो स्थित जो अशुद्ध धातु है वो विद्युत अपघट्य यानी विद्युत अपघट्य में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। यानी ये इसकी जो अशुद्ध धातु है एनोड की, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसके अंदर घुल जाएगी और इसके अंदर घुलती है तो इतनी ही मात्रा ये कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगी, यानी शुद्ध होकर इस कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाएगी। और जो विलय अशुद्धियाँ हैं वो विलयन में चली जाएगी, यानी जो अशुद्धियाँ हैं वो ऐसे नीचे आके है जमा हो जाएगी। आपको मैं वापस एक बार बताता हूँ कि जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अशुद्ध धातु है, ये क्या हो जाएगा, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस ये धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में घुलना प्रारंभ हो जाएगा। इससे जो शुद्ध धातु होगा वो तो यहाँ जमा हो जाएगा कैथोड पे, और जो अशुद्धियाँ होगी वो इसी टैंक के पेंदे के अंदर है नीचे नीचे बैठ जाएगी तथा अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ये पूछ ले एनोड पंख क्या है, यानी जो उस टैंक के अंदर पेंदे में जो आपके अशुद्धियाँ हैं वो जमा होती है, वो अशुद्धियाँ ही एनोड पंख कहलाती है, क्योंकि एनोड से ही हमें मिली है ना ये अशुद्धि। एनोड है क्या, अशुद्ध धातु है, तो इसलिए इसको एनोड पंख है वो कहा जाता है। तो इस डायग्राम को है वो आप थोड़ा ध्यान से है समझिएगा, ताकि ये जो विद्युत अपघटनीय परिष्करण है आपको समझ में आ जाए। तो उसके बाद है वो है संक्षारण। तो ये जो संक्षारण है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आगे पूरा एक है वो पूरा वीडियो बनेगा। अगर इसी में इसे समेटने की कोशिश करेंगे तो वीडियो है वो काफ़ी लंबा जाएगा, और मैं समझाना भी है थोड़ा इसमें, तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। इस दृष्टि से जो ये वाला वीडियो है वो इतना ही करते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में है ये जो आपका तीसरा लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, और यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि आपके कोई सुझाव है वो भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या क्या इसके सुधार और है वो मुझे करने चाहिए। देखिए, सुझाव देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सुझाव दीजिएगा, यदि उपयोगी होंगे तो उसे ज़रूर है वो अपनाया जाएगा। बस आपके हित हित के लिए है वो सुधार करके आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आप हैं उसे ग्रहण करके बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क है वो प्राप्त कर सकें। और बोर्ड ही नहीं, नॉलेज भी होता है कुछ, क्योंकि ये अपना बेस है। अगर बेस अपना सॉलिड रहा ना तो आगे आपको इतनी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।